मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलयू कॉलेज डाल्टनगंज। पीजी सेमेस्टर 1 का 4th पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति और पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी दल विहीन लोकतंत्र, इन दो अवधारणाओं को पढ़ना है। तो संपूर्ण क्रांति पर पहले चर्चा हो चुकी है। आज जयप्रकाश नारायण की पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दल विहीन लोकतंत्र के विचार से हम अवगत होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। उनका जीवन क्रम और उनकी विचार यात्रा बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था और वो दौर मार्क्सवाद का था और वो मार्क्सवादी बन गए। लेकिन 1917 ईस्वी में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसकी हिंसा ने उन्हें शुद्ध मार्क्सवादी बनने से रोक दिया और वो भारतीय साम्यवादी एम.एन. रॉय के प्रभाव में भी आए थे। और हम जानते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था, यानी दल विहीन लोकतंत्र का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय और महात्मा गांधी के द्वारा भारतीयों के समक्ष रखा गया था। और भारत आने के बाद जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद के साथ साथ गांधीवाद के विचारों से भी प्रभावित हुए और उन्होंने मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप अपने विचारों में प्रकट किया है। तो उनका विचार क्रम अपने आप में बहुत दिलचस्प इसलिए है कि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं शुद्ध मार्क्सवादी से गांधीवादी बना और उसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में मैं पूरी तरह से सर्वोदयी बन गया। विनोबा भावे की सर्वोदय की अवधारणा है। भूदान और सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था, आप लोग इससे परिचित होंगे। तो अपने जीवन के अंतिम समय में जयप्रकाश नारायण पूरी तरह से सर्वोदय आंदोलन को समर्पित हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतंत्र तथा उसकी कार्य प्रणाली पर तीव्र प्रहार किया था और उनके अनुसार लोकतंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के संचालन के लिए संविधान, शासन प्रणाली और चुनावों का बहुत विशिष्ट महत्व है, लेकिन जनता में जब तक नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों आदि का पूरी तरीके से विकास नहीं हो जाता, तब तक ये बातें हमें उचित फल नहीं दे सकेंगी। यानी कि चुनाव और दूसरी भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो हमारे लिए काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी जनता का स्तर उतना उच्च नहीं हो सका है कि वो खुद ही हर मामले में सही निर्णय ले सके। और भारत आज़ादी के बाद संक्रमण काल से दौर ऐसा था कि गुजरना स्वाभाविक ही था। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से छिन्न विच्छिन्न करके यहाँ की शासन व्यवस्था को छोड़ा था। तो उसको सजाने संवारने की दिशा में लोकतंत्र के विचार से तो जयप्रकाश नारायण सहमत हैं, लेकिन वो लोकतंत्र में जो दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम थी उसको पूरी तरह से नकारते हैं। और उनका ये कहना था कि जब तक दलीय व्यवस्था के आधार पर संसदीय पद्धति काम करेगी, तब तक हमारा अनुभव यही बताता है कि आज के निर्वाचन
में जो शक्तिशाली लोग हैं और शक्तिशाली केंद्र है समाज के, जैसे कि अपराधी, उद्योगपति, जातिगत समूह, इन सब के आधार पर ही दलीय व्यवस्था का संचालन हो रहा है। और वास्तव में ये लोकतंत्र यानी कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग नहीं होते हैं दलीय व्यवस्था के आधार पर, बल्कि दलीय व्यवस्था के आधार पर जो राज्य की विधायिका में जाते हैं या संसद के सदस्य बनते हैं, वो वस्तुतः समाज के एक विशिष्ट वर्ग यानी धनी शक्तिशाली वर्ग के ही प्रतिनिधि मात्र हैं। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे और लोगों के हाथ में वास्तविक लोकतांत्रिक शक्ति देना चाहते थे। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में नौकरशाही व्यवस्था जो है पूरी की पूरी जो ब्रिटिश काल में जो थी वही अपना ली गई, और कहने के लिए वो सिविल सर्वेंट होते हैं यानी कि लोक सेवक होते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वामी होते हैं, जनता के स्वामी की तरह व्यवहार करते हैं। तो जेपी का ये कहना था कि दलीय व्यवस्था के कारण नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की शक्तियों में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर जनता की निर्भरता बढ़ रही है और प्रशासन का रवैया सेवक का न होकर स्वामी का होता जा रहा है। तो आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका से जेपी पूरी तरह से असंतुष्ट थे और उनका ये कहना था कि ये दलगत राजनीति जनता के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसके स्वतंत्र मनन, विचार और अभिव्यक्ति के वातावरण को और खराब करती है। यानी कि आज के राजनीतिक दल जनता को विभाजित करते हैं, आपस में फूट डालते हैं और शासन करते हैं। तो लोकतंत्र तथा उसकी कार्यप्रणाली पर एक तरीके से ये प्रहार है। इसलिए लोकतंत्र के संचालन के लिए दल जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारे देश में लोगों के हाथ में शासन सत्ता नहीं आएगी। और अनुभव यही बताता है कि जितने भी निर्वाचन हुए उनमें राजनीतिक दलों द्वारा प्रचुर धन, कपट, संसाधनों का मायाजाल फैलाया जाता है और उसके जरिए मतदाता की अपेक्षा सत्ता जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाती है और हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो हैं वो स्वार्थी लोगों का एक छोटा समूह बनकर रह गए हैं। तो इस तरीके से दलीय लोकतंत्र का एक और बड़ा अभिशाप जयप्रकाश नारायण जो बताते हैं वो ये है कि अपने कल्याण के लिए दलीय व्यवस्था के अंतर्गत जनता को राजकीय सत्ता पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान दलीय पद्धति जनता को भीड़ की स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है और इसे हम स्वराज्य नहीं मान सकते। और वर्तमान निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध जेपी ने ये कहा कि ये दोषों से भरा हुआ है और गंभीर आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए यह बहुत जरूरी है कि आम चुनाव की पद्धति को ही समाप्त किया जाए। अब इसके लिए कौन सी व्यवस्था विकल्प के रूप में अपनाई जाए, तो जेपी का कहना था कि एक चुनाव क्षेत्र में ठीक ढंग से बुलाई गई ग्राम सभा, जो गांव की ग्राम सभा होगी, उसमें ग्राम सभा मतदाता समिति जिसे मतदाता परिषद कहा जाएगा उससे 2 प्रतिनिधि चुने, उसके बाद मतदाता परिषद की बैठक हो और मतदाता परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करें और उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किए जाएं। उसके बाद
प्रत्येक प्रस्तावित तथा समर्थित नाम के लिए मतदान हो और जिस व्यक्ति को ज़्यादा मत मिले वो प्रतिनिधि बन के जाए। और वर्तमान दलीय व्यवस्था को समाज के लिए जेपी एक अभिशाप मानते थे और उनका कहना था कि लोगों की असहाय स्थिति का कारण दलगत राजनीति ही है और संख्या और शक्ति हाथ में केंद्रित करके लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो रहा है, जिसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और उसके विरोध में ही जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उनके नेतृत्व में ही सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उस समय जनता पार्टी को उन्होंने तात्कालिक जरूरत माना था क्योंकि इतनी जल्दी समाज में बदलाव लाना संभव नहीं हो पा रहा था और कांग्रेस पार्टी द्वारा अचानक आपातकाल या इमरजेंसी थोप दी गई थी, जिसके कारण जेपी ने ये कहा कि थोड़े समय के लिए जनता पार्टी के शासन को हमें स्वीकार करना होगा और धीरे धीरे ग्राम सभा से लेके उन्होंने 5 स्तर में शासन पद्धति को बांटा और कहा कि उसके आधार पर ही हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सकेगा। तो जेपी का कहना था कि ये हमारा विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है उसको आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित करने के लिए यह मेरी बड़ी तीव्र आकांक्षा है और जहां आर्थिक न्याय पर आधारित लोकतंत्र का वर्चस्व हो। और उन्होंने एक बार अपने सपनों के भारत का चित्र को परिभाषित किया था कि वो एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें हर एक नागरिक श्रमिक होगा, प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, सबको समान अवसर उपलब्ध होंगे और श्रम के अर्जन में इतना अंतर नहीं रहेगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं और सारी संपत्ति का स्वामी समाज रहेगा, जहां प्रगति योजनाबद्ध ढंग से होगी और श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन अधिक संपन्न और सुंदर होगा। जेपी ने वर्तमान निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया और उन्होंने ग्राम सभा को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाकर चुनावों में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया, यानी कि राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो ग्राम जीवन के पुनर्गठन के पक्ष में भी जेपी बहुत खुलकर सामने आया और उनका ये कहना था कि हमारी समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत ग्राम जीवन से होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र का भी आधार सबसे पहले हमारी ग्राम सभाएं हो। और एशिया की सबसे बड़ी समस्या जो है वो आर्थिक पुनर्निर्माण की है और हमें अपने उद्योग धंधों को तो बढ़ावा देना ही है, उसके साथ साथ हमें कृषक व्यवस्था में भी पूरी तरह से बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि जो किसान खेती बाड़ी का काम करता है उसे ही ज़मीन का मालिक बनना चाहिए, किसानों के ऋण माफ़ होने चाहिए और जो छोटे छोटे खेती के ज़मीन के टुकड़े हैं उनको एक साथ बड़ा रूप देकर सहकारी खेती या कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जब तक हमारी खेती बाड़ी की व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, जब तक सहकारी खेती नहीं आएगी, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में भी बदलाव नहीं आएगा। इस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने दल व्यवस्था को समाप्त करने की बात की,
लेकिन वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे। लोकतंत्र को वो एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं मानते थे, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था मानते थे, जिसका लक्ष्य एक सुंदर और समतामूलक समाज की निर्माण करना था। लेकिन पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मॉडल ही हर देश में लागू किया जाता रहा, जो कि जेपी को अनुपयुक्त लगता था, क्योंकि उसका मॉडल जो था वो केंद्र से शुरू होकर राज्य स्तर पर और फिर निचले स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर आने वाला मॉडल है। तो नेहरू और गांधी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जेपी ने बढ़ावा दिया कि ये जो हमारा पिरामिड है उल्टा खड़ा है, यानी कि केंद्र से शुरू होता है और हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार हमारे गांव और ग्रामीण व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा था, यानी कि सामुदायिक लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करते हुए जेपी कहते हैं कि सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर क्या होगा, ग्राम सभा होगी, जो कि ग्राम सभा के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य होंगे। ग्राम सभा को स्थानीय समुदाय से संबंधित सभी प्रकार के विषयों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। उसके बाद दूसरा स्तर जो होगा वो होगा क्षेत्रीय स्तर पर, और किसी भी क्षेत्र में स्थित ग्रामों से क्षेत्रीय समुदाय की स्थापना होगी। इसकी प्रमुख संस्था पंचायत समिति होगी, जिसका चुनाव उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। फिर तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर किसी जिले के स्थित क्षेत्रीय समुदायों से जिला समुदाय का निर्वाचन या निर्माण होगा। इसकी प्रमुख संस्था जिला परिषद होगी, जिसके सदस्यों का निर्वाचन उस जिले की पंचायत समिति के सदस्यों से किया जाएगा। फिर चौथे स्तर यानी प्रांतीय स्तर पर किसी प्रांत यानी राज्य में स्थित जिला समुदायों से प्रांतीय समुदाय का निर्माण या गठन होगा। प्रांतीय स्तर के सामुदायिक लोकतंत्र की प्रमुख संस्था प्रांतीय सभा होगी, जिसके सदस्यों का चुनाव उस प्रांत की जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और 5वां यानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र में स्थित विभिन्न प्रांतीय समुदाय यानी कि राज्यों के संयुक्त से राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण होगा, जिसकी प्रमुख संस्था राष्ट्र सभा होगी। राष्ट्र सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा अपनी कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी, जो उसके प्रति उत्तरदायी होगी। इस तरीके से जेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को 5 भागों में बांटना चाहते थे, जिसका वर्णन ऊपर किया गया। और उनका ये कहना था कि अभी जो लोकतंत्र का मॉडल है उसमें हम समाज के सबसे निचले स्तर को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यानी कि ग्राम सभा से हमारे लोकतंत्र की शुरुआत नहीं हो रही है। तो ग्राम सभा और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर जब धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण होगा तो वो वास्तविक लोकतंत्र होगा, और भारत जैसे ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था वाले लोकतंत्र में यही उपयुक्त है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि हमें युवा वर्ग और बच्चों को सामुदायिक कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए और छोटे छोटे संगठन बनाकर युवा और बच्चे लोकतंत्र में सक्रिय हों और उनकी भी भागीदारी हो। इस तरीके से ही लोकतंत्र सही और संपूर्ण ढंग से हमारे सामने साकार हो सकेगा। तो जेपी की दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है वो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि भले ही आज कांग्रेस पार्टी के अलावा बहुत सी राष्ट्रीय दल हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी
राजनीतिक दल का मकसद हम समाज सेवा नहीं पाते हैं, बल्कि ये दल हमें समाज में और विभाजन पैदा करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, कोई जातिवाद को अपनी वोट बैंक का जरिया बनाए हुए है, तो कोई धर्मनिरपेक्षता जैसी एक माया जाल बुनता है धर्मनिरपेक्षता का, जिसके आधार पर वोट पाना चाहता है। तो ये सब छलावा है जो लोगों को ये झूठा भ्रम देने का माध्यम बनता है कि मतदान के माध्यम से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार स्थापित होगी और उनके विकास के लिए काम करेगी और उनके राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा कर सकेगी। आज़ादी के करीब 75 वर्षों बाद भी हम देखते हैं कि राजनीतिक दल बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन उनको चुनाव संपन्न होने के बाद पूरा करना भूल जाते हैं और फिर 5 वर्ष बाद उन्हीं अधूरे वादों को पूरा करने के लिए निर्लज्जता से जनता के पास